सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम का आगाज करेंगे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से, जहां आज मामूली मंदी देखी गई। 225 पॉइंट्स की आज कमी रही, जबकि गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा था कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी। इंडेक्स आज एक मौके पर 66,000 से ऊपर की सतह पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई है तो 65,726 पॉइंट्स पर इस मार्केट का क्लोजर हुआ। तो इसकी वजह क्या है? 225 पॉइंट्स की जो कमी आई है, क्या ये आने वाले 2-3 दिनों में भी मार्केट को मुतासर करती रहेगी? अब जबकि एक सियासी इस्तेहकाम आ चुका है, हुकूमत की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं? सरमायाकार इस बारे में क्या कह रहे हैं? इसी बारे में मजीद डिटेल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा आज 225 पॉइंट्स की कमी की वजह क्या है? गुज़िश्ता 3-4 रोज से हमने देखा था कि मार्केट मुस्तकिल ऊपर जा रही थी। ओवरऑल जो इस वक्त हुकूमत का जो सेंटिमेंट है, अब हुकूमत जो है वो बन गई है और अब जो फॉर्मेशन होनी है वो गुजरा के हवाले से होनी है। अगर हम बात कर लें, आज मार्केट का आगाज जो है वो खासा अच्छा था, तमाम उसके बाद मार्केट में जो है वो मंदी देखी गई और मार्केट एक लेवल के ऊपर 66,000 का जो लेवल था वो उसने अबूर किया मार्केट ने। अख्ताम की अगर हम बात कर लें, 225 पॉइंट से मार्केट में कमी हुई है और 65,726 के लेवल पर मार्केट बंद हुई है। और अगर हम बात कर लें तो मजमूई तौर पर 14 अरब 37 करोड़ जो ऐसे उसका कारोबार रिकॉर्ड किया गया और 102 कंपनी के जिसमें इजाफा, जबकि 202 में कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्केट माहिरीन कहते हैं सेंटिमेंट अब पॉजिटिव है, प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें जिसके बाद मार्केट में जो है वो मंदी हुई है और ओवरऑल इसी का हुकूमती फॉर्मेशन होने जा रही है हुकूमती बुजरा की। लेकिन तमाम उनके कहना था एक खदशा अभी भी है कि जो IMF से मुज़ाकरा चल रहा है उसमें जो GST की बात की जा रही है, उसके बाद यकीनन जो अफरात ज़र है उसमें इजाफा होगा, तो उसको हुकूमत किस तरह टैकल करेगी। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें तो अब जो है वो एक बार फिर जो है वो टैक्स को बढ़ाने की बात तो की जा रही है, तो उसमें जो है वो सरमाया खासा थोड़ा सा मोहतात नजर आए। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत बनने की जो तमाम अमल था वो मुकम्मल होने जा रहे हैं और इससे मार्केट पर अच्छा असर होगा। तो हम उनका ये भी कहना है कि जो IMF से पैसे मिलने जा रहे हैं उस पर अगर जल्दी मिल जाए तो यकीन पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसमें जो तमाम सूरत उस पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज मामूली मंदी के बाद 65,000 से ऊपर बैरल अभी भी मार्केट ट्रेड कर रही है और बड़े अहम इजलास भी हो रहे हैं, मुआशी प्लान भी सामने आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो बड़ा अहम इजलास हुआ उसमें कई अहम ऐसी खबरें और मामलात सामने आए जिससे पता चल रहा है कि आगे हुकूमत की मुआशी सिमत क्या होगी। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उसमें बातचीत हुई, 65 अरब के रिफंड्स को उसके जो उसका प्रोसेस है उसको तेज़ करने से मुतालिक वहाँ पर FBR को अहकामात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिए गए और फिर जो IMF के साथ इंगेजमेंट है, जो प्लान्स हैं उनको फौरी तौर पर लेकर चलने की बातचीत भी वहाँ पर हुई है। लेकिन अब जो IMF की नई शराइत हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स टैक्सेस हैं उसको जब लागू किया जाएगा तो ये आने वाली जो इस वक्त हुकूमत है और मुआशी पॉलिसी है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। महमूद साहब रिसर्च फेलो हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात खान साहब बिजनेस रिपोर्टर हैं, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उमर, पहले बताइएगा ये जो इजलास हुआ इसमें ये बात भी सामने आई कि अब नया वज़ीर ख़जाना कौन होगा, उसकी मुआशी पॉलिसी क्या होगी। इस इजलास के जो चंद मेन पॉइंट्स है जिस पर ये गुफ्तगू हुई, जो आगे एक मुआशी प्लान होगा इस हुकूमत का, पहले ज़रा उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, फिर गुफ्तगू बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहले जो आपने बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है, वज़ारत ख़जाना की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग में जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है उस बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया और यकीनी तौर पर चैलेंजेस नई हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कमिंग वीक्स के अंदर है कि IMF के साथ जो है वो दूसरे जायज़ा मुज़ाकरात होने हैं, जो एक आप स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत। और क्योंकि हमने इलेक्शन से पहले खबर दी थी कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की जो टॉक्स होंगी, जो मिशन पाकिस्तान के दौरे पर आएगा, उस मिशन से अगला जो तोसी फ़ंड सहूलत प्रोग्राम है जिसे एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है, उस पर भी गुफ्तगू होगी और उसके मंदरजात भी जो है वो तय किए जाएंगे। और IMF ने जो एक तरीक़ेकार ये बनाया था कि उस तरीक़ेकार में वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि पहली जो किस्त होगी स्टैंड बाय अरेंजमेंट की वो मिलेगी मुंतखब हुकूमत को जो गुज़िश्ता हुकूमत ले चुकी थी, फिर केयर टेकर सेटअप को एक किस्त देनी थी और अब लास्ट जो किस्त है वो इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत को जो है देनी थी। तो अब वो मुंतखब हुकूमत के साथ इस माह के आखिर में
जैसे ही जो कैबिनेट है फाइनल हो जाती है, अब वज़ीर ख़जाना लगाना है या मुशीर ख़जाना लगाना है हुकूमत ने, तो उसके बाद फिर एक जो है वो मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू होगा। लेकिन इस वक्त तक हमें जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज ये नज़र आ रही है कि उन्होंने एक फुल फ्लैज वज़ीर ख़जाना इस ज़िम्न में वो तैनात करने से शायद गुरेज़ा हैं, और वो IMF के साथ मामलात या फिर दीगर जो मामलात हैं उनको खुद उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं। और कल भी जो उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें भी हमने ये देखा कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार वो मौजूद नहीं थे, और इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरे जो अफराद हैं वज़ारत ख़जाना से वो मौजूद थे, बल्कि एक जो जिनके बारे में ये चेमगोइयाँ की जा रही हैं कि उनको मुशीर ख़जाना लगाया जा सकता है, तो वो उस इजलास में मौजूद थे। और अब हालात जो है वो यकीनी तौर पर मुआशी हालात, और उन मुआशी हालात के लिए की बेहतरी के लिए आपको यकीनी तौर पर सख्त फ़ैसले करना होंगे। अब जो वज़ीर-ए-आज़म ने कल बात की कि सरकारी इदारों के नुकसानात हैं और उन इदारों की निजकारी की ज़रूरत है, उनके नुकसानात को कम किया जाए। अब जो रिपोर्ट्स है सरकारी इदारों के नुकसानात की वो तकरीबन ये बता रही है कि 700 अरब रुपए से ये नुकसानात जो है वो बढ़ चुके हैं। इसी तरह आपके बिजली और गैस के शोबे का जो सर्कुलर डेट है वो भी तकरीबन 5000 अरब रुपए जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद भी जो एक सर्कुलर डेट जिस हिसाब से कम होना चाहिए था उस हिसाब से कम नहीं हो रहा, बल्कि एक माइनर सा हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या उठाने पड़ेंगे जरा आपसे भी सिलसिले में मजीद हम गुफ्तगू करते हैं। शाहिद महमूद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शाहिद साहब, IMF की जानिब से तो एक ग्रीन सिग्नल आ गया, अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कह दिया गया कि नई हुकूमत के साथ काम करना उनकी तरजीह है। तो अब यहाँ जो शराइत है IMF की वो कितनी आपको इस वक्त चैलेंजिंग लग रही हैं, और जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर और फिर जो आवाम है पाकिस्तान की उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? IMF की जितनी भी शराइत होती है वो कभी भी नरम कोई शराइत नहीं होती। वो हमेशा से जब भी आपको बाहर से कोई चीज डिक्टेट की जाती है तो वो सख्त ही होगी, वो कोई उसमें कोई आपसे वो नरमी नहीं बात। देखें IMF जो होता है, जिस तरह एक बैंक होता है उसने कर्ज देना होता है, लेकिन उसको फिर ये भी फिक्र होती है कि कर्ज देने वाला जो है वो कर्ज वापस कैसे करेगा। तो जाहिर है वो फिर आपको जो मजबूर होगा आगे से उसको वो यही इकदाम करेगा कि किसी तरह भी आप अपने खजाने से इतने पैसे पूरे करें कि हमें फिर उसकी अदायगियां कर सके। तो उसके लिए आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे ज्यादा नहीं। आगे जो IMF ने शराइत रखी हुई है, मुख्तसर ये बता दूं कि उनसे मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। पहले भी मुश्किलात बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से मजीद मुश्किलात उन तबकात को पैदा होंगी कि जिन पे टैक्स का बहुत ज्यादा पड़ता है, और वो है मिडिल क्लास और पुअर क्लास, जिन्हें हम गरीब तबका कहते हैं या मिडिल क्लास तबका कहते हैं। इनके लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, मजीद नए टैक्स लगेंगे, जितने टैक्स लगे उनके रेट बढ़ेंगे। तो एक्सपेक्ट कि कोई रिलीफ आपको नहीं आने वाला शॉर्ट टर्म में। देयर वुड बी मोर डिफिकल्टीज फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, और ये भी बताइएगा शाहिद साहब, ये जिस तरह इस इजलास में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इज़हार ख्याल हुआ, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, कि अगर 2-4 इदारों को पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है तो उससे हम फिर कितने खर्चे कम करने के काबिल हो जाएंगे, और उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है इस वक्त जो मईशत पर बोझ है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 खरब रुपए के 16 ट्रिलियन रुपए की तो अखराजात है। तो अगर आप 3-4 इदारों को प्राइवेटाइज कर भी ले तो उससे आप कितना पैसे इकट्ठा कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन आ जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से आएगा, क्योंकि जो इदारे आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं उन पे आगे ही इतना बड़ा कर्जों का बोझ है कि वो कर्जे जो लेने वाले हैं, जो इतलात है वो ये कहती हैं कि जो इन मिसाल के तौर पे PIA को खरीदने वाला कंसोर्शियम जो है वो ये कह रहे हैं कि कर्जे जो है ना आप अपने उस पे एंड पे उसको हैंडल करें, कर्जों का बोझ हम पे नहीं डालें, ना हम लेंगे, हम सिर्फ आपके एसेट्स खरीदेंगे। तो ये याद रखिए कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, पहली बात तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन मुझे बड़ा मुश्किल है होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखें इस हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है और वो अब भी उसी पे कारबंद है कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि और मजीद लोग जो है मजीद इदारे बनाए और मजीद लोगों को भर्ती करें सरकारी इदारों में। तो आई डोंट सी इट हैपनिंग। अगर हो भी जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 700 बिलियन आ भी जाए, 500-700 बिलियन या 800 बिलियन या बहुत भी कर ले तो 1 ट्रिलियन आ जाएगा, लेकिन उधर अखराजात जो है 16 ट्रिलियन है। और हुकूमत का जो अपना जो पब्लिक डेट है
वो तकरीबन 70 ट्रिलियन तक तो वो पहुंच गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके लिए आपको तवील मुद्दती इस्लाहात की जरूरत है, जो कि मुझे होती हुई नहीं नजर आ रही। अच्छा, और वो तवील मुद्दती इस्लाहात फिर शायद साहब वो क्या हो सकती हैं? जाहिर है कि उनकी तरफ बढ़ते हुए ये छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे ना। ये एनर्जी टैरिफ जो इस वक्त है, हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त आवाम के लिहाज से तो अपने पीक पर पहुंच चुका है। अब क्या उसको मजीद महंगा किया जाए? ये जो सर्कुलर डेट है इसको कैसे कम किया जाए? अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये कर्ज का बोझ उन इदारों पर मजीद बढ़ता रहेगा और मईशत और नीचे दबती रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन ना करें, बिल्कुल करें। जो इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं और अभी से नहीं जा रहे, वो तो बहुत अरसे से जा रहे हैं, 3-4 दहाइयों से जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी प्राइवेटाइजेशन करें। अब लेकिन इस्लाहात, जो जैसे कि मैंने कहा ना कि इस्लाहात अब क्या हो सकती है, मैं 3-4 के नाम बता देता हूँ। इस्लाहात ये हो सकती है कि आपकी इतनी बड़ी जो वफाकी और सूबाई सतह पे हुकूमत का साइज है, उनके अखराजात देखें, उसको कम करें। और फेडरल लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 से ज्यादा 42 के 45 मिनिस्ट्रीज हैं, फिर डिविजन्स हैं, फिर ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ये कोई कुल मिला के कोई 450 के करीब पहुंचती है। उन 450 की हमें जरूरत नहीं है। तकरीबन 130 जो है वो रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, जिनमें से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। एट मोस्ट आपको 10 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है, 10 रेगुलेटरी एजेंसीज की जरूरत है। फिर इसी तरह सूबाई सतह पे आप चले जाए तो ये इशूज है। फिर आप देख लें कि हमारा जैसे मैं ये कहूंगा एक और तवील मुद्दती जो इस्लाहात जिसे कह सकते हैं हम, वो ये कर सकते हैं कि आपके अपनी एग्रीकल्चर का इशू इतना बड़ा है। हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं कि जी हम ज़रई मुल्क है, लेकिन सन 1976 से हम लोग जो है ज़रई अजनास जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, वरना फिर यहाँ पे कैद पड़ जाएगा। तो किस किस्म का ज़रई मुल्क है? आप अगर यही नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। 150 के 175 के करीब ज़रई तहकीकाती इदारे हैं पाकिस्तान में, जो अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं, जिनका अच्छा खासा खर्चा है वफाकी और सूबाई सतह पे। उनसे कोई पूछने वाला ये नहीं है कि भाई आप कौन सी तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि सारा बीज तो जो सबसे अच्छा है वो पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है। तो देखें, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसमें सारा जोर, सारा खर्चा जो है, अच्छा खासा खर्चा है, वो सारा तनख्वाहों पे है और यही है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे है। आज तक पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे नाम है? तो ये देखें, ये जी ठीक है। तो ये उमर हयात, ये बताइएगा कि जो फिर इजलास हुआ, इसमें ये जो रवायती बातें होती हैं, रवायती फैसले होते हैं, इससे हटकर कोई इस्लाहाती प्रोग्राम डिस्कस हुआ, या फिर जो IMF की शराइत हैं या उनसे डील किस तरह करना है, या फिर ये जो नए टैक्सेस आयद हो रहे हैं, बस ये इन्हीं के गिर्द पूरी गुफ्तगू घूमती रही? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नए जो सेल्स टैक्स की आप बात कर रहे हैं कि 18% GST का, तो ये IMF की डिमांड जो है वो गुज़िश्ता साल के बजट से है। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने IMF से एक चीज़ एग्री की थी, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कि उस पर GST को सिफर कर दिया गया था, और IMF से ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि हम GST की जगह जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाकर जो है वो रेवेन्यू का जो खसारा है वो पूरा करेंगे। और उसमें बड़ी हद तक हुकूमत को कामयाबी मिली है। और अभी भी अगर हम 6 महीनों के फिगर या 7 महीनों के फिगर्स देखते हैं तो उसमें हमें यही नज़र आता है कि हुकूमत ने जो एक हदफ रखा था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, वो बजट में उससे वो एक्सीड कर रही है हुकूमत, और बढ़ रहा है हुकूमत का जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर जो ली जा रही है, यानी वो एक हुजम बढ़ रहा है। तो इसमें यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो GST है वो तो क्योंकि हुकूमत की भी यही कोशिश है और बार बार IMF से इस पर डेलिब्रेशंस होती हैं कि इस पर जो है ऑलरेडी 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी है, तो इस वजह से GST हम पेट्रोलियम मसनूआत पर नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो इस्लाहात और ख़ास तौर पर ये तमाम मामलात निजकारी का अमल है, ये चैलेंज ज़रूर है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कुछ काम करके गई है, PIA की निजकारी के हवाले से, दीगर इदारों की निजकारी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो आपके नुकसान ज़्यादा सरकारी इदारे हैं उनको एक तरफ उनकी निजकारी है और दूसरी तरफ उनमें जो है वो इस्लाहात और उनको कैसे एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए उस हवाले से भी काम किया गया है। अब ये जो नई मुंतखब हुकूमत है, डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में भी उस मुशावरत का हिस्सा रहे हैं और अब भी वो इस गवर्नमेंट में भी साथ हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि अब पहले वाला हिसाब किताब नहीं होगा, बल्कि फ़ैसले किए जाएंगे, और अच्छे फ़ैसले अगर हुकूमत ने करने हैं तो डेफिनेटली आपको IMF का जो प्रोग्राम है उसके अंदर रहते हुए तमाम फैसले करने पड़ेंगे। और अगर IMF प्रोग्राम से रूगर्दानी करेंगे जिस तरह माजी में की गई,
और फिर हम देखेंगे कि IMF जो है वो मुश्किल है कि हमारे साथ किसी भी किस्म का प्रोग्राम साइन करे। तो हमें IMF प्रोग्राम को देखना है क्योंकि इस वक्त हमारी ज़रूरत है। और जो अब जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की दूसरी किस्त और आखिरी किस्त है, क्योंकि अप्रैल में इस प्रोग्राम ने ख़त्म हो जाना है, तो उसी के साथ ही नया जो है, क्योंकि हमारा SDR कोटा है उसमें भी इजाफा हो चुका है, क्योंकि अब अगर हम $6 अरब का तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम था तो वो अब तकरीबन $7.5 से $8 अरब का हो सकता है। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा बहुत एक फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को जो कर्ज़ों पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है वो सबसे बड़ा इशू है। और उसके लिए अब क्योंकि हम कर्जे ले रहे हैं कर्ज़ों की अदायगी के लिए या कर्ज़ों पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो अब हमें अपना रेवेन्यू जो है ख़ास तौर पर वो जनरेट करना होगा, अपनी आमदन में इजाफा करना होगा, ताकि जो हम इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं वो बासानी हो। उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें, और दूसरा आपके जो इदारे हैं जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं, या फिर वो इदारे कि जिनमें बैरूनी ममालिक की जो कंपनियां हैं या ममालिक इंटरेस्टेड हैं कि वो उसको ख़रीद रहे हैं और वो उसको चलाना चाहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि PIA की अगर निजकारी होती है या एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग होती है तो उसमें डेफिनेटली हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऐसे मामलात हैं कि इनके ज़रिए हम अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा जो है वो इस जैसा कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि 65 अरब रुपए के जो रिफंड्स हैं वो अदा किए जाएं, तो FBR ने फौरी तौर पर जो है 65 अरब रुपए के रिफंड जो है वो अदा कर दिए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हो और बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चले। लेकिन इंडस्ट्री को चलाना फिर एक और इशू है इंडस्ट्री को चलाने के साथ साथ कि आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को इस पर पाबंद बनाना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनाने के लिए, या वो जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ही दस्तयाब हो, उनको बाउंड किया जाए। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2016 से 2021 की जो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बात मेंशन थी कि जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में ही बनेंगे, लेकिन 80% जो पार्ट्स हैं वो फिर भी बाहर से इंपोर्ट होते रहे। और आज हम 2024 में खड़े हैं और अब भी वही पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा जो दो बड़े चैलेंजेस हैं अब आगे शाहिद साहब इस हुकूमत के लिए, एक तो अभी फौरी तौर पर बजट बनाना है, अब वो भी जो IMF की शराइत है उनको मद्देनजर रखते हुए बनाना पड़ेगा, और फिर जो एक साल के अगले पेमेंट्स हैं वो उसमें अब मजीद कितने रोल ओवर चाहिए होंगे। ऑलरेडी UAE और चाइना के साथ तो ये रोल ओवर किया जा चुका है, तो अब ये मजीद एक दो ऐसी पेमेंट्स होंगी कि जिनको फिर पोस्टपोन करना ज़रूरी हो पाकिस्तान के लिए। हाँ जी, मेरे ख्याल में तो मजीद भी रोल ओवर्स चाहिए होंगे, क्योंकि 1-2 साल जो है आने वाले 1-2 साल उसमें इस माली साल में और अगले माली साल में अभी भी जो रीपेमेंट्स हैं उनका बोझ जरा रहेगा, बल्कि अच्छा खासा रहेगा। दूसरा आप ये भी देखें कि बड़ा हम पे जो हमारा मजमूई कर्ज है मुल्क का, और खासतौर पर वफाकी हुकूमत का, जिसे हम पब्लिक डेट कहते हैं, वो बड़ा कर्ज जो है वो डोमेस्टिक डेट है, वो फॉरेन डेट नहीं है। डोमेस्टिक डेट जो है तकरीबन 65% जो मजमूई तौर पर कर्ज है वफाकी हुकूमत का, वो जो है अंदरून मुल्क है जो इन्होंने लिया हुआ है। अब पिछले साल से 22% शरह सूद पे, और उससे पहले भी 20%, 18% जो भी था, तो ये अच्छे खासे महंगे कर्जे। अब तकरीबन आप 5-6 खरब रुपए कर्जा लेके हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चला रहे हैं, तो जितने कर्जे ले रहे हैं वो पहले से महंगे हैं। तो कर्जों का बोझ जो है वो सिर्फ बाहर का एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल तो ज्यादातर बोझ है वो रीपेमेंट्स का। मिसाल के तौर पे IPPs के पैसे हैं वो 1-2 साल से पेंडिंग है, जो कि CPEC IPPs के थे। फिर इसके अलावा और पेमेंट्स हैं जो कि पेंडिंग है, जो कि हमने कहा कि रोल ओवर कर दिए हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक इवन अंदरूनी मुल्क जो हम लोग कर्जे ले रहे हैं बैंकों से, उनका बोझ जो है वो सबसे ज्यादा वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से जितने भी आप अब मिसाल के तौर पे आखिरी जो सेमाई थी, लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर टू दिसंबर 2023, तो उसमें जितने भी FBR ने पैसे कलेक्ट किए थे उसमें से 95% जो है हमने रीपेमेंट्स पे वो खर्च कर दिए थे। तो देयर इज नो फिस्कल स्पेस, तो आने वाले बजट में इनको मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद साहब, उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक बाद हाजिर होते हैं।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है जिसमें गुज़िश्ता 3 महीनों से हम मुसलसल इजाफा होते देख रहे हैं। और सिर्फ अगर माह फरवरी की बात करें तो पिछले साल फरवरी के मुकाबले में इस साल 20% का इजाफा हुआ है, लेकिन अभी तक जो 8 महीने इस माली साल के गुजरे हैं उसमें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के मुकाबले में 1% की मामूली कमी आई है। अभी तक पिछले 8 माह के दौरान 11.16 अरब डॉलर्स हासिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल जो फिगर्स था वो 11.22 अरब डॉलर्स का था। तो ये बड़ी मामूली कमी है, लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है वो एक बड़ा खुशाइंद अमल है। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं आसिफ मैंने एप्टिमा के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में खासी बेहतर परफॉर्मेंस सामने आ रही है, नंबर काफ़ी बेहतर हैं। ये सिलसिला अगले 4 माह जारी रहता है तो पिछले साल के मुकाबले में ओवरऑल फिगर्स बेहतर हो सकते हैं, जिसमें अभी हम 8 माह में 1% की कमी देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर जो एक्सपोर्ट बढ़ी है ये माशाल्लाह हमारे जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम किया और उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट को फोकस किया और उसके अंदर एनर्जी रिफॉर्म भी शामिल है जिसके अंदर गैस सप्लाई इंप्रूव करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली जनवरी से उसके रेट वगैरह बहुत ज्यादा हो गए और हमारा एप्टिमा का स्टांस ये है कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, वो 9 सेंट से नीचे होनी चाहिए जो हमारे रीजनल कंपेटिटिव रेट्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आरजी जो भी मतलब हमारी डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह मेन एनर्जी सप्लाई थी और वो एक रीजनेबल रेट पे ही हो गई थी, मगर अब जो बिजली के रेट बढ़ गए और जो गैस के रेट बढ़ गए उसकी वजह से इसकी सस्टेनेबिलिटी अनलेस ये एड्रेस हो जाए मुश्किल नजर आती है। तो आसिफ साहब ये 1.41 डॉलर सिर्फ एक फरवरी के महीने में हासिल किए गए हैं, ये इस महंगी बिजली और महंगी गैस के बाद ही हासिल शुदा अमाउंट है? जी बिल्कुल, देखिए सप्लाई साइड तो इम्प्रूव हुई है और दूसरे जो रेट बढ़ने का इफेक्ट है वो हमेशा आपको बाद में नजर आएगा। लोगों को ज़ाहिर बात है कि रॉ मटेरियल्स दिए हुए होते हैं, लोग फंस जाते हैं तो उनको टाइम लगता है क्लोजर करने में। तो जैसे एक जहाज है उसको रुकते रुकते ब्रेक मारते हुए भी 6 मील निकल जाता है, इसी तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ये कोई ओवरनाइट कोई बल्ब नहीं है कि आपने एक बटन दबाया खुल गई, बटन दबाया बंद हो गई। एंड गॉड फॉरबिड जब इनका मोमेंटम खत्म हो जाता है तो उनको रीस्टार्ट करने के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए और पता नहीं कई केसेस में होते भी नहीं। और ये बुनियादी जो आप लोगों को इश्यूज अभी आ रहे हैं ये एनर्जी सेक्टर एनर्जी टैरिफ के बढ़ने से, अब वो इश्यूज कौन कौन से? आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ऑर्डर्स आप नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 2 चीजें हैं ना वो सबसे मेन है। वो एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट 24% है जो बोरिंग पे जो कमर तोड़ रहा है। दूसरा जो इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है वो एनर्जी है। मेरे ख्याल में अगर आप इंटरेस्ट रेट को तो लोग मैनेज कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म ना हो, तो जो कई लोगों ने लॉन्ग टर्म जो पिछले रिजीम में जो टर्फ वगैरह में लोगों ने लिया हुआ है वो शायद इतना इफेक्ट ना करे। शॉर्ट टर्म लोग मैनेज कर सकते हैं कि बोरिंग ही कम करें, मगर बिजली एक ऐसी चीज है जो वो अगर आज 18 सेंट की है तो जब तक ये 9 सेंट नहीं होगी, और इसी तरीके से गैस को भी थोड़ा रेशनलाइज करना चाहिए कि वो भी 8-9 सेंट के करीब ही होनी चाहिए। हर चीज तकरीबन जो है वो 9 सेंट से नीचे हो, तब हम रीजनली कंपेटिटिव होंगे। अच्छा, और फिर अब जो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी आसिफ साहब के आप ये बिल्कुल हाफ इसको करने की डिमांड कर रहे हैं, तो ये इसमें कहीं कोई वे आउट है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट पीछे है? बिल्कुल है। इसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर 10 रुपए या 11 रुपए तो क्रॉस सब्सिडी है। तो मतलब इंडस्ट्री जो है वो क्रॉस सब्सिडी एक तरीके से 11 रुपए तो हम पे टैक्स लगा हुआ है दूसरे टैक्सों के अलावा, कि जिसके अंदर हमें दूसरे को सब्सिडाइज करने के लिए कहा जाता है कि जी फला आदमी के पैसे आप दें, तो वो तो हम नहीं दे सकते। दूसरा इसमें तकरीबन 20 रुपए जो है वो फिक्स चार्जेस हैं। तो फिक्स चार्जेस जो है वो कम हो सकते हैं कंजम्पशन बढ़ने से, और कंजम्पशन कब बढ़ेगी? जब आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकने के काबिल हो। ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जी ठीक है। आसिफ आपको रिकनेक्ट हम करते हैं और फिर आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि बिजली और गैस के टैरिफ को कम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बल्कि जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फिर इसका फ़ायदा होगा। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा मेजर इशू है। टैक्सेस इस वक्त इंडस्ट्री पर आयद किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से फिर इस वक्त बिजनेस करना, खासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बढ़ाना खासा मुश्किल हो रहा है। और इन मुश्किल हालात में भी पिछले 3 माह में खासा बेहतर इस इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया है। तो अब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए फौरी तौर पर आप लोग को सपोर्ट करना आसिफ साहब खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनके पास भी स्पेस नहीं है, अभी नई गवर्नमेंट आई है, अभी इसकी मौशी पॉलिसी डिज़ाइन होनी है। तो ये अगले 2-4 माह में आपको क्या लग रहा है, ये इसमें कोई गवर्नमेंट स्पेस निकाल सकेगी कि ये बिजली को सस्ता किया जा सके, गैस को कम किया जा सके? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम तो सपोर्ट मांग ही नहीं रहे। हमने तो ये कहा है कि जो हमारा
क्रॉस सब्सिडी हमसे ना लें। जी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमें कोई सपोर्ट करे, हम तो कह रहे हैं पैसे जो बोझ हमारा नहीं है वो हम पे से हटाएं। तो इसके लिए तो एक बड़ी जामे पॉलिसी बननी चाहिए, कोई ऐसी सिटिंग होनी चाहिए जिसमें आप लोग भी अपने सारे पॉइंट्स उनके सामने रखें और उनके पास भी जो अपना एक प्लान है वो आपसे शेयर करें। जी, ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं, ये अब आपको नटशेल बता रहा हूँ, एंड काफी हद तक गवर्नमेंट के अंदर इसकी रियलाइजेशन भी है। सही। तो आज़ाद, फिर इसका मतलब ये इसी हाल में इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि जो इस वक्त नजर आ रहा है वो तो ये लग रहा है कि गैस और बिजली की प्राइसेस अभी फर्दर बढ़नी है। अभी जैसे जैसे IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, उनकी शराइत को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये प्राइसेस और बढ़ सकती हैं। तो फिर ये इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? जी, ये मेरा अपना ख्याल है कि IMF वगैरह को भी जाहिर बात है, दे अंडरस्टैंड कि अगर मुल्क की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो रीपेमेंट कैपेसिटी कहाँ से आएगी। तो रीपेमेंट कैपेसिटी जब तक नहीं होगी तो रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर लेट्स से, और फिर उसके बाद आप क्रॉस सब्सिडी किस पे डालेंगे? इसका मतलब है अगर आधी इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो बाकी आधी को आप 11 की जगह 15 रुपए लेंगे क्या? कैपेसिटी चार्ज 20 रुपए के 25 रुपए हो जाएंगे। सही। तो ये इन पॉलिसीज के साथ और इन रेट्स के साथ फिर ये जाहिर है कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। नहीं, ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो देखिए बहुत बड़े एफर्ट्स करके मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर इन्होंने स्पेशली नॉन ट्रेडिशनल आइटम में जो हमारे फॉर्मर कॉमन मिनिस्टर हैं उन्होंने बेताशा इसमें मेहनत करके जो है वो कई आइटम नॉन ट्रेडिशनल वो पुश करे और उसकी वजह से आप ये इतनी बड़ी चेंज देख रहे हैं। टेक्सटाइल में भी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी रिफॉर्म से सप्लाई साइड से बेहतरी आने से तो फर्क पड़ा है, मगर जो रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं वो अब फरवरी से बढ़े, तो इसके इम्पैक्ट आगे आने शुरू होंगे ना। सही। और आज़िज़ साहब, रीजन के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं फिर वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ जो रेट्स हैं वो कितने हैं? ख़ासतौर पर बांग्लादेश की हम बात करें, हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, दीगर मुल्कों की बात करें, तो हमारी निस्बत वहाँ पर उनको कितना रिलीफ हासिल है? जी, वहाँ तकरीबन 2100 रुपए के करीब रेट है बढ़ने के बाद, तो वो हमारे तकरीबन आप समझें कि इंडस्ट्रियल रेट के बराबर है, मगर कैप्टिव के अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ है। और फिर दूसरे उन मुल्कों में जो खासतौर पे आप हमारे पड़ोसी मुल्क को ले लें, वहाँ रोज एनर्जी गिर रही है, वहाँ बढ़ नहीं रही, उनका ट्रेंड डाउन है कि जितने जितने वो कंजम्पशन एक तो उनकी बहुत डेवलप हो रही है, दूसरे उनका बेस लोड जो है वो कोल है। आपको पता है कि कोल के दाम से 20% रह गए आज से 2-3 साल पहले से, तो वो उनको बेनिफिट मिल रहा है, प्लस वो डोमेस्टिक कोल भी बहुत प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से जो जितने उनके पास ऑल्टरनेट एनर्जी आई जा रहा है जो अब 3-4 सेंट में वो लोग लगा पा रहे हैं, तो उन्होंने तो जब हम 16-18 सेंट का लगाया था उन्होंने उस वक्त 4-5-4.5 सेंट का लगा लिया था, तो वो मैसिव उस तरफ जा रहे हैं, तो उनका टैरिफ रोज घट रहा है जबकि हमारा रोज बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है और ये आहिस्ता आहिस्ता इट विल इफेक्ट अस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टियम हमारे साथ मौजूद थे कि जब तक बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं होंगी उस वक्त तक इंडस्ट्री का ग्रो करना या एक्सपोर्ट्स का बढ़ना खासा मुश्किल है। और कीमतें न सिर्फ गैस और बिजली की बढ़ रही हैं बल्कि अब जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी खातिर ख्वाह इजाफा होने जा रहा है, चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है और इससे पहले हम देखते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोर भी मैदान में आ जाते हैं और चीज़ों की प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया जाता है। इस वक्त भी आप खजूर, चीनी, बेसन, किसी भी चीज़ की बात कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से और फिर नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से इसमें एक आर्टिफिशियली इजाफा ऑलरेडी हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में मजीद भी हम इसको होता हुआ देखेंगे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, ये जो सूरत हाल हर साल हम देखते हैं रमज़ान की आमद से 2-3 हफ्तों पहले और फिर ये रमज़ान के दौरान भी जारी रहती है कि चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इस बार भी वही हालात हैं, पिछले साल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखिए, होलसेल रेट पे और रिटेल रेट पे काफी फर्क है। इसको आप अगर चेक एंड बैलेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 30% प्लस और पाकिस्तान का अलमिया देखें कि 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है सालाना यूटिलिटी स्टोर को। ये देखें 155 रुपए की चीनी है जो भी 137 रुपए में होलसेल में है और रिटेल में 140 रुपए की बिक रही है। ये आप देखते हैं कि चीजें आप देखते जाएं कि ये कितना बड़ा ब्लेंडर है। दाल माश आप देखें, किसकी क्वालिटी देख लें आप, तो दाल माश 590 रुपए है, होलसेल में ये 420 रुपए किलो है। इसी तरह आप चना ले लें, साबुत चना जो छोटा चना है 170 रुपए बिक रहा है और 405 रुपए में यूटिलिटी में बेचा जा रहा है। ये आप तेल देख लें, फाइन कनोला तेल 380 का बिक रहा है बाजार में, और यहाँ आप देखें तेल का रेट देख लें आप
तो ये 485 रुपए यूटिलिटी दे रही है। तो मुझे आप ये बताएं, ये चावल के रेट, ये दालों के रेट, ये चना दाल ये आपके सामने है, जिसमें क्वालिटी भी देखें आप, क्वालिटी भी देखें। इब्राहिम साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये होलसेल रेट कम है और यूटिलिटी स्टोर्स पर ये ज्यादा रेट में, ज्यादा कीमत में ये चीजें बेची जा रही हैं। देखिए, आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको मैं कोई प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, जो बिल भी है मेरे पास, जो मैंने वहां से परचेज किया है। अब ये आप देखें, ये सुपर बासमती 425 रुपए और 325 रुपए में होलसेल में बिकता है। ये आप अंदाजा लगा लें, ये आप ये ले लें दाल मूंग की, ये 305 रुपए बता रहे हैं और 250 में मूंग दाल बिकती है। अब मुझे आप अंदाजा लगा लें, ये टोटा है जो बिल्कुल मोटा टोटा है, ये बासमती का टोटा कहते हैं। ये यूटिलिटी के है रेट, ये 220 रुपए। मुझे आप अंदाजा बता दें कि क्या 405 रुपए में कोई चावल है? नहीं। सब्सिडी इदारे क्यों बनाए गए हैं? आटा 142 रुपए रेट, और जो हमारे होलसेल में बिक रहा है 136 रुपए में फाइन आटा, और रिटेल पे 140 रुपए में बिक रहा है। तो सब्सिडी कहाँ है? पहला तो सवाल सब्सिडी है कहाँ? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि रिटेल बेस पे चेक करना पड़ेगा आपको। आप जब भी कहते हैं कहेंगे महंगाई महंगाई महंगाई। इब्राहिम साहब, इसका मतलब कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीजें मिल रही हैं वो तो फिर रिटेल रेट पर मिल रही हैं, तो फिर फायदा क्या है यूटिलिटी स्टोर्स का और हुकूमत के जेर सरपरस्ती के चलने का? सर, आप मुझे बताएं ना, 60 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना जाया करते हैं, जिसपे किराया स्टोरों का, जहां इनकी तनख्वाहें, आप इसको देख नहीं रहे कि ये रूटीन वाइज चले जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है किसी चीज का। ये तो लम्हा फिक्रिया है। मैं ये चाह रहा हूँ, आपको तजवीज दे रहा हूँ आपके टीवी के तवस्सुत से कि इसको कम से कम ये 60 अरब की सब्सिडी, और रमजान के लिए अभी अनाउंस किया है 7 अरब रुपए की सब्सिडी अभी अनाउंस हुई है। मुझे आप बता देना अभी कि कहीं आटा मिल जाए तो मुझे बता देना, कहीं चीनी मिल जाए सस्ती तो बता देना आप मुझे। सब बकवास है ये। क्या आप इब्राहिम साहब, ये कीमतें पहले इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, होलसेल के मुकाबले में इतना ज्यादा फर्क है, तो अगर ये सब्सिडी के नतीजे में थोड़ी बहुत कोई 5-10% का फर्क पड़ भी गया, कमी आ भी गई, तो वो क्या कमी होगी? वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगी। आटे के नमक के बराबर नहीं होगी। अब हम जब कमिश्नर साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पर्सन है, सलीम राजपूत साहब हैं अभी कराची के कमिश्नर, उन्होंने बाकायदा मेरे साथ मीटिंग भी की है और प्राइस लिस्ट अनाउंस भी कर रहे हैं। लेकिन रिटेल बेस पे प्राइस कंट्रोल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, कमिश्नर, डीसी, एसी सब काम करें, जब जाके हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये बेसिक नेसेसरीज है जो आप देखें सारी चीजें, अगर आपका कैमरा दिखाए ये चीजें, तो ये आप देख रहे हैं, मैंने खुद परचेज किया है, आटा मैंने खुद परचेज किया है। इब्राहिम साहब, ये आपने जितनी भी ये चीज़ें भी दिखाई हैं और दाम बताए, सब हमने दिखाया भी है। अब ये बताएगा कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं वो भी सारे रिटेल प्राइस पर ही चीज़ बेच रहे हैं, जो रिटेल की छोटी दुकानें होती हैं उनके भी प्राइस वो सेम ही है, और हम ये देखते हैं कि एक दिन प्राइस कुछ और होता है, अगले दिन उसी सामान का रखा हुआ प्राइस बढ़ जाता है जब ये रमज़ान आ रहे होते हैं या कोई और इवेंट्स आ रहे होते हैं। तो फिर ये कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो कहाँ गायब हैं? कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई तो उसका आउटकम क्या निकला? देखिए, वो बहुत मेहनत करते हैं, तमाम डीसीज, तमाम एसीज को कंट्रोल में लिया हुआ है। इस दफा मैंने खुद भी इनको कहा है कि सर इस पे कंट्रोल आपने करवाना है, जैसे पिछले दफा उन्होंने करवाया कमिश्नर साहब ने, और इस दफा भी मुझे इम्प्लीमेंट की मुझे नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है ना बड़े, वहाँ रेट बहुत हाई है, और आप जाएंगे मिडिल तबके में जाएंगे, वहां भी रेट हाई है। अब आगे चले नीचे किराना स्टोर, वहां इतने रेट हाई नहीं है। जहां आप लाखों रुपए का किराया भरते हैं, एक ब्रांड के, एक स्टॉल के, एक ब्रांड के आप पैसे देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसी से वसूल कर रहे हैं। और कहां से वसूल कर रहे हैं? तो इब्राहिम साहब, ये जो अभी आपने आटे के या और दीगर चीज़ों के रेट बताए, ये भी अगर मार्केट को हम मार्केट में जाएं और जायज़ा लें और रिटेल प्राइस शॉप पर जाएं तो वहाँ पर ये रेट्स कई गुना ज़्यादा हैं। ये 170 रुपये में इस वक्त पाकिस्तान कराची में नॉर्मल आटा मिल रहा है, और यहाँ आप 140 रुपये बता रहे हैं, तो ये तो अभी भी बड़ा 30-35 रुपये का फ़र्क है इसमें। देखें, आप जो आटा बता रहे हैं, चक्की का आटा बता रहे हैं, जो चक्की का आटा होता है ना सर, वो जो है ना, वो पीसते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो उनका भी रेट हाई है। मैं वो भी कह दूं आपको, वो 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो फाइन आटा 135 से ऊपर होना नहीं चाहिए।
वो 2.5 नंबर आटा, ये फ्लोर मिल मालकान की भी कार्टेल तो है। ये जो फी किलो पर इब्राहिम साहब उसको भी 20 से रोका है। 25 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, ये फिर ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये उस रिटेल शॉप कीपर की जेब में जा रहे हैं या ये उससे ऊपर भी कोई माफिया काम कर रहा है, पूरी कोई चेन है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि डिपार्टमेंटल स्टोर 3.5 करोड़ की आबादी का ही शहर है। अगर 10 आदमी एक जगह से पकड़े ना और सही चालान हो, तो मैं कहता हूं कि 10% नफा होना चाहिए। दुनिया में एक कानून है कि रिटेल पे 10% होना चाहिए होलसेल से, यहां तो 30% ऊपर है और सब्सिडाइज इदारे में भी 30% ऊपर है। ये लम्हा फिक्र नहीं है कि आप 60 अरब रुपए की सब्सिडी जाया कर रहे हैं, रिटेल वालों को आप नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या होना है इसका? ठीक है इब्राहिम साहब, ये एक प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो हर डिपार्टमेंटल स्टोर में भी हम अलग अलग देखते हैं। कंपनी तो सबको एक ही रेट पर दे रही है, फिर ये अलग अलग कीमतों पर क्यों बेच रहे हैं? ये इस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको अभी बताता हूं कि ये जो है कनोला ऑयल, आपको मैं बता रहा हूं कि कनोला ऑयल जो मैंने आज खुद अपने लिए खरीदा है, जो मैं घर पे अपने खुद इस्तेमाल करता हूं, ये कनोला ऑयल है। देखें, ये कनोला ऑयल 380 का है, लेकिन ये यूटिलिटी का आपको बताया, डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहा हूं। चलें अब्दुल साहब, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मजीद ज़हमत देंगे और फिर ये इस मामले पर मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।